तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। दोस्तों, हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रपति शासन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन जब भी किसी राज्य में संवैधानिक सरकार फेल हो जाती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि उस राज्य की जो सत्ता है उसकी बागडोर भारत के राष्ट्रपति स्वयं संभालते हैं। और फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। भारतीय संविधान को दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे भारत के संविधान को निर्मित किया गया था। विभिन्न देशों के प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए जो आपातकाल के प्रावधान हैं उनका संविधान के भाग 18 में प्रावधान किया गया है। संविधान में आपातकाल के जो प्रावधान हैं उनको हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया और जो भी उपयुक्त हो सकता था हमारे देश के लिए उसको अपने संविधान में शामिल किया गया। तो दोस्तों, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे कि किसी देश के साथ युद्ध या किसी देश के द्वारा जब भारत पे आक्रमण या कोई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस समय भारत के राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं वही भारत में इन तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या फिर इसको राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है और इसी को मणिपुर में लगाया गया है। तो आप इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, अनुच्छेद 356। 356 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद है वह राज्यों में संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा करता है। अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। भारत में वित्तीय अस्थिरता होने पर भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत में विभिन्न प्रकार के आपातकाल के जो प्रावधान हैं वह भारत के संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 356 के बारे में हम जानेंगे। राज्य आपातकाल या फिर इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और आज का मुख्य टॉपिक दोस्तों यही है। यह करंट अफेयर्स का टॉपिक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, राज्य के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं और जो राज्य होते हैं उनका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल होते हैं। जैसे हमारे भारत के राष्ट्र प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उसी तरह जो राज्यपाल होते हैं वह राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और जनता के द्वारा चुन करके मुख्यमंत्री बनता है व्यक्ति, विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है और वह कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे कि हमारे भारत में प्रधानमंत्री हैं तो इसको सरकार का मुखिया भी कहा जा सकता है। और जो कार्यकारी वास्तविक प्रमुख होता है वह उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है जिसको जनता चुन करके भेजती है। दोस्तों, जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा की जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह अनुसार कार्य करता है और जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। यानी कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। दोस्तों, राष्ट्रपति जो हैं भारत के वह केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जो भी राज्यपाल होते हैं राज्यों के, और जो राज्यपाल होते हैं वह एक संवैधानिक दोस्तों पद है, लेकिन इसकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। और दोस्तों
यह केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो आप इस वर्ड को याद रखिएगा, जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को संवैधानिक आपातकाल या फिर राज्यपाल शासन या राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, संवैधानिक आपातकाल, राज्यपाल शासन या फिर राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों, यह एक संवैधानिक प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का संविधान शक्ति प्रदान करता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर उस राज्य में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीने के भीतर दोस्तों भारत की संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर या फिर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर स्वतः संज्ञान के द्वारा राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो यह जो अनुमोदन है यानी जो राष्ट्रपति शासन है, इसको संसद के दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर इसको पास होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर केंद्र सरकार को राज्य में शासन करने का अधिकार मिल जाता है, यानी कि वो जो राज्य की जो विधानसभा है वह निलंबित हो जाती है और जितनी भी विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, वह केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। तो इस तरह से केंद्र क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, उस राज्य की सरकार निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधार क्या है, राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लागू किए जाते हैं, यह हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 355 के अनुसार भारतीय संविधान केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यानी कि जो हमारा केंद्र सरकार है उसका हमारे पूरे भारत देश की सुरक्षा और शांति की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी के अंतर्गत ही वह राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वहाँ पर जो सरकार है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। इस आधार पर और यह कर्तव्य है जिसके निर्वहन में केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सकती है। किससे? राष्ट्रपति से। यानी कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए अगर वह देखता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रख सकता है। तो यह एक संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लेख किया गया है। दूसरा दोस्तों प्रावधान यह है जो संविधान के अनुच्छेद 365 में उल्लेखित है। अगर कोई राज्य संविधान के किसी उपबंध के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहता है तो राष्ट्रपति को यह मान लेना होगा कि राज्य का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य उसका पालन नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उस आधार पर भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इस स्थिति में भी राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो 2 अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 355 और 365। इसमें राष्ट्रपति शासन के कारणों का उल्लेख यानी आधार का उल्लेख किया गया है। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है। दोस्तों, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसको हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो मंजूरी है उसको प्रति 6 महीने में मंजूरी लेना आवश्यक है और अधिकतम 3 वर्षों तक ही यह लगाया जा सकता है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1952 को पंजाब में लगाया गया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में? पंजाब में। 6 महीने में आपको संसद को इसकी मंजूरी प्रत्येक 6 महीने में लेना आवश्यक है और अधिकतम 3 वर्षों तक ही
राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक जांच की जा सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है इस राष्ट्रपति शासन की न्यायिक जांच कर सकता है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कहाँ पर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। राष्ट्रपति शासन लागू होने के क्या परिणाम होते हैं? जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राज्य की सभी शक्तियां जो होती हैं उनका प्रयोग राष्ट्रपति संसद की सहायता से करने लगते हैं, यानी कि राज्य की जो सरकार है वो हो जाती है निलंबित और राष्ट्रपति वहां की विधायी शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं। राज्य की जो मुख्यमंत्री सरकार है और मंत्रिपरिषद है वह भंग हो जाती है। राज्यपाल राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की सहायता से चलाता है, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था इसको राज्यपाल शासन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, उस सरकार को भंग करता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल राष्ट्रपति की सहायता से यानी राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों से उस राज्य का शासन संभालता है। संसद अगर सत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति राज्य के लिए एक अध्यादेश भी पारित कर सकता है। मान लीजिए कि संसद के द्वारा उस राज्य में कानून बनाए जाएंगे क्योंकि उस राज्य की सरकार भंग हो गई, लेकिन संसद भी सत्र में नहीं है तो वहाँ पर कानून कैसे बनेंगे? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में उस राज्य के लिए अध्यादेश पारित करने का अधिकार मिल जाएगा। राज्य की विधायिका शक्तियों का प्रयोग संसद करने लगती है। संसद राज्य के लिए बजट और राज्य अधिनियम और कानून भी बनाती है। तो यह जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है वहाँ पर, तो यह राष्ट्रपति शासन के कुछ परिणाम हैं जो राष्ट्रपति केंद्र दोनों मिलकर के उस राज्य की सत्ता को संभालने लगते हैं। दोस्तों राज्य न्यायपालिका पर राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव हैं? जो राज्य की जो न्यायपालिका होगी वहाँ का उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति ना तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्वयं ग्रहण करता है और ना ही उच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किसी प्रावधान को निलंबित करता है, यानी कि वहाँ की राज्य की जो न्यायपालिका है उस पर राष्ट्रपति शासन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल राज्य की सरकार पर प्रभाव पड़ता है। इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्च न्यायालय की जो संवैधानिक स्थिति है, कार्यकारी शक्तियां हैं, जो वित्तीय शक्तियां हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है वह केवल राज्य सरकार को निलंबित या फिर बर्खास्त करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों निलंबित और बर्खास्त में आप अंतर समझ लीजिएगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है उस राज्य की सरकार क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह जो अनुमोदन प्रस्ताव है राष्ट्रपति शासन का वह संसद में पारित हो जाता है 2 महीने के अंदर, तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर वह अनुमोदन पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन भी हट जाता है। राष्ट्रपति शासन और न्यायिक समीक्षा। वर्तमान में जो राष्ट्रपति शासन है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक जांच कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक जांच कर सकता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक स्थिति को देखते हुए ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या फिर नहीं। दोस्तों इससे संबंधित कुछ नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ संविधान संशोधन से अधिनियम से संबंधित कुछ जो हमारे पुरानी गवर्नमेंट या फिर पिछली सरकारों ने लाए थे उनके बारे में कुछ जानकारी। 38वां संविधान संशोधन दोस्तों अधिनियम 1975 में लाया गया था और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में अनुच्छेद 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया गया था। इसे किसी भी अदालत पर किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती थी, यानी कि राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं थी। लेकिन दोस्तों यह 1975 में किया गया था 38वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकता है। न्यायपालिका इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन इस निर्णय को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यानी 44वें संविधान संशोधन 78 के द्वारा 38वें संविधान संशोधन 1975 की उपरोक्त प्रावधान को हटा दिया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी न्यायिक जांच यानी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा।
उसके पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों SR बोम्मई वर्सेस केंद्र सरकार 1994 के केस में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी हैं। उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जब भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। अप्रासंगिक सामग्री, बाहरी आधारों पर आधारित उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है। राज्य विधानसभा को संसद द्वारा उद्घोषणा को मंजूरी देने के बाद ही भंग किया जाना चाहिए। मंजूरी मिलने तक राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि राष्ट्रपति जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार को भंग कर सकते हैं, निलंबित, उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। उस विधानसभा को बर्खास्त तभी किया जा सकता है जब संसद से मंजूरी मिल जाती है। यदि संसद घोषणा की मंजूरी देने में विफल रहती है तो विधानसभा पुनः सक्रिय हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता संविधान का बुनियादी विशेषताओं में से एक है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति करने वाली राज्य सरकार पर अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।